दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 नवंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद नीतीश कुमार कल 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए हैं। जी हां, उनके साथ कई और मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लिए हैं। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम को राजभवन में आयोजित किया गया। जहां इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। हालांकि इस शपथ ग्रहण समारोह में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए। आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि राजद शपथ ग्रहण समारोह का बायकॉट करती है। बदलाव का जनादेश एनडीए के विरुद्ध है, जहां जनादेश को शासन देश से बदल दिया गया है। बिहार के बेरोजगारों, किसानों, संविदा कर्मियों, नियोजित शिक्षकों से पूछे कि उन पर क्या गुजर रही होगी। एनडीए के फर्जीवाड़े से जनता आक्रोश है। हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता के साथ खड़े हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया है। जी हां, वीडियो में शिवानंद तिवारी नजर आ रहे हैं, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करते दिख रहे हैं। जहां इस वीडियो को शेयर करते हुए संबित पात्रा ने कैप्शन में लिखा कि राहुल पीपी है, पीपी यानी कि पिकनिकिंग प्रेसिडेंट। जी हां, वीडियो में शिवानंद तिवारी कहते दिख रहे हैं कि यह चुनाव हो रहा है और राहुल जी प्रियंका गांधी के साथ जाकर शिमला में उनके साथ पिकनिक मना रहे हैं। यानी आप जो है राहुल, यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। इस तरीके से पार्टी चलती है क्या? आरोप तो यह लग सकता है कि कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। जहां इस वीडियो को शेयर करते हुए संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर चुटकी ली और कहा कि राहुल गांधी पीपी माने कि पिकनिकिंग प्रेसिडेंट है। महापर्व छठ की तैयारी शुरू हो गई है। जी हां, छठ को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से त्योहार की खुशियों पर ग्रहण लगने के आसार हैं। जी हां, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में 200 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति है। ऐसे में आयोजन दुविधा में है। जी हां, छठ पूजा सेवा समिति से जुड़े पदाधिकारी बताते हैं कि प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं मिलने पर 34 साल में पहली बार छठ पूजा घाट पर नहीं बल्कि घरों में मनाई जाएगी। मूल रूप से बिहार और पूर्वांचल में मनाया जाने वाला छठ समय के साथ देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंच गया है। जी हां, हल्द्वानी में छठ पूजा की सामूहिक परंपरा 1988 में शुरू हुई मानी जाती है। शुरुआत में गिने चुने परिवारों से शुरू हुई परंपरा करीब 1000 परिवारों तक पहुंच गई। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने वोटों की गिनती से असंतुष्ट करीब 21 प्रत्याशियों को कोर्ट में जाने के लिए कहा गया है। 2 टूक बता दिया है कि पार्टी इस मामले में आप लोगों की पूरी ताकत के साथ मदद करेगी। इसके बाद प्रत्याशी निजी तौर पर इस दिशा में अपने अपने वकील तलाश रहे हैं। जहां 21 प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा राजद के 14 से अधिक प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। जी हां, महागठबंधन के सूत्र के मुताबिक छठ बाद इस दिशा में याचिका दाखिल की जाएगी। दरअसल महागठबंधन को उम्मीद है कि अगर वह न्यायालय में अपनी यह आपत्ति साबित कर देता है तो संभव है कि विधानसभा में आंकड़ा उसके पक्ष में हो जाए। हालांकि इस दिशा में अभी कानूनी राय ली जा रही है। पटना से हाजीपुर आने जाने के लिए पीपा पुल का परिचालन शुरू हो गया है। जी हां, भद्रघाट से सिरसिया को जोड़ने वाली पीपा पुल पर गाड़ियों का परिचालन रविवार से शुरू कर दिया गया है। गांधी सेतु की पूर्वी लेन को अब बंद कर दिया गया है। गांधी सेतु के पश्चिमी लेन का निर्माण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है और अब पूर्वी लेन के निर्माण कार्य को शुरू करना है। बिहार में तारकिशोर प्रसाद को डिप्टी सीएम बनाया गया है। जी हां, तो चलिए आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार सरकार में बिहार के डिप्टी सीएम के बारे में कि कौन है तारकिशोर प्रसाद, जिन्होंने बीजेपी ने डिप्टी सीएम बनाया है। तारकिशोर प्रसाद बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। जी हां, कटिहार जिले से आने वाले तारकिशोर प्रसाद की पार्टी में अच्छी पकड़ है। 64 साल के तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी ने कटिहार सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। जी हां, 12वीं पास तारकिशोर प्रसाद ने आरजेडी के डॉक्टर राम प्रकाश महतो को हराकर कटिहार सीट से लगातार 4थी बार चुनाव में जीत दर्ज की है। 2015 में लालू नीतीश की मजबूत जोड़ी के बावजूद भी तारकिशोर प्रसाद चुनाव जीतने में सफल हुए थे। जहां उन्होंने पिछली बार जेडीयू के उम्मीदवार को हराया था। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए दिए गए हल्फनामों के अनुसार तारकिशोर प्रसाद
करोड़पति हैं। चुनाव आयोग को दिए गए हल्फनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक उनका प्रोफेशन व्यापार कृषि है। जी हाँ, तारकिशोर प्रसाद की कुल संपत्ति 1,90,00,000 रुपए है। जी हाँ, जिनमें से 49 लाख रुपए की चल संपत्ति और 1,40,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है। बिहार में एनडीए की नई सरकार के अंदर विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी अपने पास रखेगी। जी हां, नई सरकार के गठन के लिए जो फॉर्मूला तय किया गया है उसके मुताबिक स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का होगा। जी हां, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू लाख कोशिशों के बावजूद स्पीकर का पद लाने में असफल रहा। नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे थे कि स्पीकर की कुर्सी उनके पाले में रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी स्पीकर के पद पर अड़ी रही। साल 2015 में जब बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार बनी थी, उस वक्त भी स्पीकर के पद को लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच गतिरोध सामने आया था। जी हां, लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को साफ तौर पर कह दिया था कि भले ही सरकार ना बने, लेकिन स्पीकर का पद वे किसी भी परिस्थिति में अपने पास रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको एटीएम मशीन से पैसे निकालना नहीं आता है तो फिर परिवार के किसी सदस्य या फिर किसी भरोसेमंद व्यक्ति को साथ ले जाएं। एटीएम से पैसा नहीं निकलने में कोई तकनीकी परेशानी हो रही है तो फिर एटीएम के पास खड़े किसी अनजान व्यक्ति के हाथों में मदद के लिए अपना एटीएम कार्ड किसी भी सूरत में ना दें, क्योंकि हो सकता है कि वह व्यक्ति साइबर फ्रॉड हो। जी हाँ, क्योंकि हर शहर में एटीएम बदल कर क्लोन तैयार करके खाता खाली करने वाला हरियाणा और दिल्ली का रैकेट शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सक्रिय हो गए हैं। बिहार में हवलदार बनने का अच्छा मौका मिल रहा है। जी हां, जो लोग हवलदार बनना चाहते हैं वे सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल्स बिहार के अधिकारी के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हां, बिहार में पुलिस हवलदार बनने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास होना चाहिए। आपको बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2020 है। जी हां, इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा सरकारी नियमानुसार निर्धारित की गई है। अगर आप इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट www.csbc.bis.nic.in पर जाकर प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दिल्ली से कई नेता पटना पहुंचे थे। जी हां, वहीं विपक्ष ने इस समारोह का बायकॉट किया। खासतौर पर महागठबंधन में शामिल राजद, कांग्रेस और वाम दलों ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। आखिर राजद ने ऐसा क्यों किया? पूछे जाने पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दे दिया, जो कि बिहार की सियासत को फिर से गरमा सकता है। राजद के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि पहले वे विश्वासघात करके सीएम बनते थे, इस बार उन्हें सीएम नहीं कहा सकता। नीतीश कुमार भाजपा द्वारा जनता के जनादेश के साथ किए गए लूट से पैदा हुए हैं, इसलिए हमने शपथ ग्रहण समारोह का बायकॉट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सभी को भाई दूज के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी है। जहां कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती है और उसके लंबे उम्र की दुआ करती है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्व के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि भाई दूज के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस नए साल में आपको एक और झटका लग सकता है। जी हां, नए साल यानी कि 2021 में, क्योंकि आपके फोन का बिल बढ़ने वाला है। जी हां, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया और एयरटेल अपने टैरिफ की कीमत 15 से 20% तक बढ़ाने की प्लानिंग में है। जी हां, इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के अनुसार वोडाफोन आइडिया अपने घाटे को कम करने के लिए इस साल के अंत तक या फिर अगले साल के शुरुआत में टैरिफ की कीमतों में 15 से 20% का इजाफा कर सकती है, क्योंकि रिलायंस, जियो और एयरटेल के कारण इनके ग्राहक कम होते जा रहे हैं। जी हां, इस मामले से जुड़े दो लोगों ने बताया कि भारतीय एयरटेल भी वोडाफोन आइडिया के राह पर चल सकती है, लेकिन दोनों कंपनियां अपने प्रतिद्वंदी रिलायंस जियो के डेटा के अनुसार टैरिफ रेट्स को चेंज करेगी। देश की उन्नति और आगे जनता को देखते हुए सरकार की तरफ से लगातार कोई ना कोई फैसला जरूर लिया जा रहा है, ताकि देश में किसी भी नागरिक को किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो सके। जी हां, ऐसे में पीएम मोदी की तरफ से एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसके तहत कई तरह के फैसले लिए गए हैं और ये देश में लागू भी हो चुका है। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार ने किसानों के लिए कुसुम योजना में कई तरह के बड़े बदलाव किए हैं। सरकार के आदेश के मुताबिक सिंचाई प्रणाली के लिए यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर के साथ सौर पंपों के लिए आमंत्रित की जाने वाली बोलियों पर भी सब्सिडी दी जाएगी। जी आपको बता दें कि इस सब्सिडी से लाखों किसानों को बहुत ही जबरदस्त लाभ होने वाला है और खेती करने में उनके साथ कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। जी हां, मोदी सरकार की इस योजना से सभी किसान काफी ज्यादा खुश हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की जोड़ी को अलग करने का फैसला करके लोगों को चौंका दिया। जी हां, ये इसलिए कि बिहार में एनडीए अगर सत्ता का हिस्सा रही तो फिर इसके पीछे कहीं ना कहीं सुशील मोदी के राजनीतिक कौशल की महती भूमिका रही है। जी हां, बिहार के सियासी हलकों में सुशील कुमार मोदी की एक पहचान सीएम की पहली पसंद और एनडीए सरकार को निर्बाध रूप से चलाने के लिए सबसे सहज राजनेता के तौर पर भी रही है। पर 30 वर्षों से अधिक समय से बिहार भाजपा के बड़े चेहरे के रूप में स्थापित रहे सुशील कुमार मोदी पहली बार राज्य सरकार में शामिल नहीं होंगे। सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके खुद इसके संकेत दिए थे कि वे डिप्टी सीएम पद से हट रहे हैं। उप मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के पार्टी नेतृत्व के फैसले से वे थोड़े निराश भी दिखे। जी हां, अपने ट्वीट में उन्होंने एक और आभार जताया तो वहीं दूसरी ओर यह भी कहा है कि पद रहे या ना रहे, कार्यकर्ता का पद कोई छीन नहीं सकता। जाहिर है सुशील कुमार मोदी का दर्द छलक रहा है, लेकिन राजनीतिक जानकार बताते हैं कि भाजपा इस फैसले को बड़े फलक में देख रही है। दरअसल सुशील कुमार मोदी का यह ट्वीट उनकी पीड़ा का इजहार भी कर रही है और भाजपा में किसी नए नेता के उभार का संकेत भी है। बीते दिनों पूरे देश में प्याज की बड़ी कीमतों को लेकर हाहाकार मचा तो सरकार ने अफगानी प्याज यानी कि अफगानिस्तान की प्याज आयात की, लेकिन ये प्याज सस्ता होने के बावजूद भी लोगों को पसंद नहीं आई। अफगानिस्तान की प्याज के प्रति लोगों की बेरुखी का आलम यह है कि विदेशी प्याज का 30 रुपए किलो के दाम होने पर भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं। इसके चलते प्याज के कारोबारी और आर्थिक परेशानी है। जहां आड़तियों को 3 ट्रक यानी कि करीब 90 टन माल बेचने में 10 दिन लग गए और नुकसान भी उठाना पड़ा। जहां आड़तियों ने भविष्य में विदेशी प्याज न बेचने का संकल्प लिया है। अफगानिस्तान से आयात किए गए प्याज का आकार काफी बड़ा होता है। जी हां, इसके अलावा खाने में ये प्याज भारतीय प्याज की तरह नहीं है। देसी प्याज के मुकाबले इस प्याज में कड़वापन है। इसके चलते लोग इसे एक बार खरीदने के बाद दूसरी बार नहीं खरीद रहे हैं। बिहार के समय समय पर राज्य सरकार द्वारा कई तरह के ऐसे काम किए जाते हैं जिससे आम लोगों को भी काफी ज्यादा लाभ होता है। जी हां, ऐसे में बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू है। इससे जमीन से जुड़ी हर तरह की समस्याओं से छुटकारा भी मिल जाएगी और अवैध रूप से कब्जा किए गए जमीन को भी छुड़ा लिया जाएगा। जी हां, आइए जानते हैं कि इस सर्वे में क्या क्या लाभ हो सकता है। जी हां, सबसे पहले आपको बता दें कि सर्वे से जमीन खरीद बिक्री का खतियान समय समय पर और हमेशा अपडेट होता रहेगा, जो कि बहुत ही जरूरी है। जी हां, नंबर 2, बिहार में हो रहे जमीन सर्वे से सरकारी जमीन से अवैध कब्जा को हटाया जा सकेगा। नंबर 3, जमीन सर्वे से राज्य के लोगों को घर बैठे जमीन दाखिल खारिज की ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। सर्वे से जमीनी विवादों में काफी हद तक राहत मिलेगी। जहां नंबर 5, सर्वे से राज्य के सभी लोगों का नया खतियान बन सकेगा, जिससे जमीन को लेकर किसी तरीके की धोखाधड़ी नहीं होगी। जी हां, नंबर 6, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होने पर गाँव में राजस्व कर्मचारी को तो शहर में पुलिस और नगर निकायों के पदाधिकारी जिम्मेवारी होंगे। जी हां, ये कुछ ऐसे फायदे थे जो कि जमीन सर्वे से मिल सकती है। इसलिए राज्य सरकार भी सर्वे को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक है। महागठबंधन के परचम तले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ी बुरी तरीके से हारी कांग्रेस में नेतृत्व पर विवाद फिर से शुरू हो गया है। जी हां, राजद के नेताओं ने सीधे सीधे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। तो राहुल गांधी को बचाने के लिए कांग्रेस के दरबारी न सिर्फ सक्रिय हो गए हैं, बल्कि हार के लिए राजद की तुष्टीकरण नीति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश को 2 जुड़वा भाइयों की तरह देखा जाता है। जी हां, माना जाता है कि जिसने बिहार और उत्तर प्रदेश जीत लिया, मानो वो दिल्ली में सरकार बना ली। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और अब इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में अभी भी 15 महीने का समय बचा हुआ है, पर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को यह कह दिया है कि उनकी पार्टी किसी भी राष्ट्रीय दल के साथ साझा चुनाव नहीं लड़ेगी, यानी कि गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी। जी हां, जिससे कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, पर बीजेपी की ऐसी आंधी आई कि बाकी सभी दलों का सफाया हो गया। भारत के हिंदी पट्टी की सियासत में दक्षिण से एक चुनौती आ रही है। जी हां, वो भी असदुद्दीन ओवैसी के रूप में। जी हां, आप चाहे तो उनको वोट कटवा कह सकते हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में हालिया कामयाबी के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कट्टर आलोचकों को भी अपने पार्टी के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हां, एमआईएम ने बिहार में 5 सीटें जीती और कुल नतीजों पर उनके प्रभाव के बारे में एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। आंकड़े से पता चलता है कि एक सीट को छोड़कर एमआईएम को किसी भी सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच हार के अंदर से अधिक वोट नहीं मिले, जिसकी वजह से ओबीसी की पार्टी को मिले वोटों का
एनडीए की जीत पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन ओवैसी के विरोधी कहते हैं कि वे बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि एनडीए को सबसे ज्यादा फायदा वोटिंग के तीसरे दौर में हुआ, जहां एमआईएम ने अपने 20 में से अधिकांश उम्मीदवार खड़े किए थे। बहरहाल बिहार चुनाव निपट गए हैं और अब सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश पर हैं और एमआईएम ने इन विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है, जो करीब 2021 और 2022 में होने वाला है। दीपावली के बाद अब छठ पूजा की तैयारी तेज हो गई है, जहां बिहार के पटना में इसके लिए बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। जी हां, संजय गांधी जैविक उद्यान में भी इसकी तैयारी तेज हो गई है। इस उद्यान में अब झील की सफाई की जा रही है। झील के कुछ हिस्सों को छोड़कर चारों तरफ बांस और बल्ले से बैरिकेडिंग का भी काम चल रहा है। जी हां, झील और बैरिकेडिंग के बीच करीब 10 से 12 फीट का फासला है। बताया जा रहा है कि यह काम खरना तक पूरा हो जाएगा। जहाँ झील के जिस हिस्से में बैरिकेडिंग की गई है, महज उसी हिस्से में भक्तों को उतरने की अनुमति दी जाएगी। सरकार ने गिग कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक ड्राफ्ट नियम जारी किया है। जी हां, इसमें गिग फॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ पाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित पोर्टल पर अपने विवरणों को लगातार अपडेट करना होगा। जहां कंपनियों में उन अस्थायी कर्मचारियों को गिग वर्कर कहा जाता है, जिन्हें काम के आधार पर भुगतान मिलता है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी नियम 2020 के अनुसार सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों, जिनमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी शामिल है, जहां उनको अपना वर्तमान पता, नौकरी, गिग फॉर्म से जुड़ने की अवधि, कौशल, मोबाइल नंबर आदि का विवरण अपडेट करना होगा। बिहार का विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से निपट गया। कोरोना महामारी के बीच चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न कराया। जहां चुनाव आयोग के लिए बिहार चुनाव ऐतिहासिक रहा, क्योंकि जब पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण से जूझ रही हो और एहतियात के तौर पर कई प्रोटोकॉल लागू हो, ऐसे में हर प्रकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए चुनाव संपन्न कराना बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां अब चुनाव आयोग की नजर अगले साल के विधानसभा चुनाव में है, जिसमें कई राज्य के विधानसभा चुनाव होने वाला है। इन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित 5 राज्य हैं, जहां 2021 में चुनाव होंगे। जहां अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के नाम शामिल है। बिहार में महागठबंधन की हार के बाद कांग्रेस पर सवाल उठने लगे हैं। पार्टी में ही विरोध के स्वर खड़े हो रहे हैं। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि कांग्रेस को लोग विकल्प नहीं मानते हैं। कपिल सिब्बल ने यह टिप्पणी बिहार, गुजरात समेत हाल ही में हुए विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर की है। साथ ही कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पर पिछले 6 सालों में किसी भी तरह का आत्म विश्लेषण नहीं कराने का आरोप लगाया है। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पार्टी के लीडरशिप पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि बिहार चुनाव में प्रदर्शन पर पार्टी का कोई भी रुख सामने नहीं आया। जो कि हार से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नवनिर्वाचित विधायक शाहनवाज आलम को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, उन्होंने आरोप लगाया है कि पत्नी और मां बेटी के साथ गाली गलौज एवं धक्का मुक्की की गई। कहा जा रहा है कि यह घटना जोकीहाट के सिसोना स्थित उनके आवास पर देर रात को हुई है। जी हां, मामले को लेकर जोकीहाट विधानसभा ने थाने में बड़े भाई और पूर्व सांसद राजद प्रत्याशी सरफराज आलम सहित 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। इस बीच धमकी दिए जाने की घटना के बाद विधायक के आवास पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस बल की तैनाती की गई है। बिहार की नई नीतीश सरकार में कल 14 नेता मंत्री पद की शपथ लिया है। जी हां, इनमें से 7 नेता बीजेपी कोटे और 5 नेता जेडीयू कोटे से हैं। बीजेपी और जेडीयू ने अपने नेताओं के नाम तय करने में जातिगत समीकरण का खास ख्याल रखा है। जी हां, इन नेताओं के नाम सामने आ गए हैं। इनमें दलित, यादव, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत जाति के नेता हैं। खास बात यह है कि पहली बार कोई भी मुसलमान मंत्री नहीं है। इसके अलावा हम पार्टी से संतोष मांझी और वीआईपी से मुकेश सहनी मंत्री पद की शपथ लिए हैं। आपको बता दें कि संतोष मांझी की जाति मुसहर और मुकेश सहनी की जाति मल्ला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का परिवार हमेशा से ही लाइमलाइट से दूर रहा है। जहां नीतीश कुमार की इकलौती संतान उनके बेटे निशांत कुमार के बारे में भी आम जन बेहद कम ही जानते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार के भाई बहन और पत्नी के बारे में भी लोगों को कम ही मालूमात हैं। नीतीश भले ही बिहार और देश के बड़े राजनेता हैं, लेकिन उनका परिवार राजनीति से कोसों दूर रहा है। जी हाँ, नीतीश कुमार ने मंजू कुमारी सिन्हा से 22 फरवरी 1973 को शादी की थी। मंजू कुमारी सिन्हा सरकारी स्कूल में टीचर थी। नीतीश और मंजू
का एक बेटा है निशांत कुमार, जो कि एक इंजीनियर है। जी हाँ, मुख्यमंत्री का बेटा होने के बावजूद निशांत को कम ही लोग जानते हैं। निशांत ने बीआईटी मिश्रा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले निशांत का दिल राजनीति में नहीं लगता है। यही वजह है कि वह राजनीति सभाओं या फिर राजनीतिक कार्यक्रम में कभी भी पिता नीतीश कुमार के साथ नजर नहीं आते हैं। जी हाँ, निशांत खुद भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वे कभी भी अपने पिता की तरह राजनीति में नहीं आएंगे। दरअसल 50 साल के निशांत का झुकाव अध्यात्म की तरफ है और वे कह चुके हैं कि वे उसी राह पर अपनी जिंदगी गुजारेगी। लेकिन जब भी मौका मिला, निशांत ने अपने पिता की राजनीति की तारीफ की। 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट डालने के बाद भी निशांत ने अपने पिता की जमकर तारीफ की थी और कहा था कि जनता उन्हें उनके काम की वजह से जिताती है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।